ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट चैप्टर ऑफ बुक 2 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। नाम क्या है? रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर बुक। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रीसेंट टाइम्स के बारे में हमें बताता है कि कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में कोलिशन गवर्नमेंट्स का रोल इनहैंस हुआ फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स। तो 1990 के एंड से हमें एकदम कंटेम्प्ररी टाइम्स की पॉलिटिक्स से ये वाकिफ करता है। तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है और सबसे ज्यादा पास जो है हमारे समय के, ये वाला चैप्टर हमें बताता है इवेंट्स के बारे में। दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। So this chapter explanation video is perfect for class 12th board exams as well as your CUET. चलते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू हमें मिलेगा, एक बैकग्राउंड मिलेगा 1990s में जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो 5 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले अगर हम एक ओवरव्यू ले तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि असैसिनेशन होती है इंदिरा गांधी जी की, पॉलिटिकल मोटिव्स के कारण जो हत्या करी जाती है उसको असैसिनेशन बोलते हैं, राइट। सो इंदिरा गांधी जी असैसिनेट होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है एंड उनके बाद राजीव गांधी, उनके जो बेटे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। He led the Congress to a massive victory in लोकसभा इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस में? 1984 के जो इलेक्शंस होते हैं इमीडिएटली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, उसमें कांग्रेस एक जीत हासिल करती है, विंस अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी, राइट। तो 1984 के इलेक्शंस में कांग्रेस जीत जाती है लोकसभा इलेक्शंस। As the decades of the 80s came to a close, decades of the 80s यानी कि 1980s जैसे ही खत्म होने लगता है, 1990s आने लगते हैं, the country witnesses 5 developments, 5 events, 5 ऐसी डेवलपमेंट्स जो कंट्री में बहुत ज्यादा एक छाप छोड़ने वाली होती हैं, आने वाली पॉलिटिक्स पे वो होती हैं, राइट। सो वर टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। परफेक्ट। चलिए जानते हैं सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यानी कि इवेंट जो कि हुआ इन द 90s इन दिस पीरियड। सो 1984 में तो कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन 1989 के इलेक्शंस में कांग्रेस हार जाती है, लेड टू द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस ऑफ 1989। क्लियर? आगे चलते हैं। The Congress Party had won as many as 415 seats in Lok Sabha in 1984. जिस इलेक्शंस में जीती थी पहले 84 में 415 सीट्स हासिल करती है, लेकिन उसी के नेक्स्ट इलेक्शन में 1989 में ये जो सीट्स का काउंट है ये केवल 197 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही बुरी हार मिलती है, राइट। फिर क्या होता है? 1991 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें, ये जो परफॉर्मेंस है थोड़ी स्टेबल हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, राइट। एंड वापस से पावर में आ जाती है द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस जो कि 5 साल पूरे होने से पहले ही इलेक्शंस हो गए 1989 के बाद 1991 में। ऐसा क्यों? आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, राइट। परफेक्ट। अब देखिए, देयरफॉर क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क्ड द एंड, खात्मा ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम। क्या था कांग्रेस सिस्टम? शुरुआती चैप्टर्स में पढ़ा है, चैप्टर 4 में, चैप्टर 2 में। एक ऐसा सिस्टम जो कि एक अम्ब्रेला सिस्टम है। कांग्रेस के अंदर ही क्या है? ऑपोजिशन पार्टीज की भी आइडियोलॉजी है, एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन है, राइट। सेंट्रलिटी है, वो सब अब खत्म हो जाता है। कांग्रेस लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर एंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम, कि भाई सब कुछ कांग्रेस के आसपास रिवॉल्व हो रहा है। परफेक्ट। ये था आपका पहला इवेंट, पहला डेवलपमेंट 1989 के इलेक्शंस, जिसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, वो हार जाती है। सेकेंड डेवलपमेंट क्या है? द राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। सेकेंड डेवलपमेंट होगी नेक्स्ट ईयर में 1990। मंडल इशू अभी जानते हैं ये क्या है। सो 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है,
वो डिसाइड करती है कि वो इम्प्लीमेंट लागू करेगी किसके सजेशंस, किसके रिकमेंडेशंस, जो कि कमीशन बनाया गया है, मंडल कमीशन, which was headed by बीपी मंडल। क्या उनको बोला गया था कि भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए जो कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने लागू किए, राइट। सो जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसी की वजह से क्या होता है भाई, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं, मारपीट, वायलेंस चालू हो जाता है, बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दिस लेड टू वायलेंट यानी कि ढिशुम मारपीट, हिंसा, राइट। एंटी मंडल प्रोटेस्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। एंटी मंडल यानी कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, और इसी को बोला गया मंडल इशू। The dispute between the supporters and the opponents of OBC reservation, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं OBC रिजर्वेशन को और जो लोग उसके खिलाफ हैं, उनके बीच में जो डिस्प्यूट है, इसको क्या बोला गया, मंडल इशू। दिस वाज द सेकंड इवेंट। परफेक्ट, आगे चलते हैं। थर्ड इवेंट और थर्ड डेवलपमेंट क्या है, द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम या फिर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसी का दूसरा नाम क्या बोल दिया गया यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को पता है, LPG, लिबरलाइजेशन, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी, ट्रेड करो दूसरी कंट्रीज के साथ में, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है उनको कम कर दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए, राइट, एंड ग्लोबलाइजेशन, और ज्यादा इंटरकनेक्टेडनेस हो विद द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, राइट। ये 1991 में होता है। तो 89 में पढ़ा, इलेक्शंस कांग्रेस में फुस हो गए, 1990 में मंडल इशू, 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। किसने ये स्टार्ट करे, राजीव गांधी ने। इम्प्लीमेंट किसने करे, PV नरसिम्हा राव ने। आगे चलते हैं। दिस रैडिकली यानी कि फास्टली, dramatically changed the direction that the Indian economy had pursued since independence। क्योंकि क्या है भाई, इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा क्लोज थी, फिर इस पॉइंट पे आके उसे मैसिवली ओपन किया गया, तो जो डायरेक्शन है, जो ट्रैजेक्टरी है इंडियन इकोनॉमी की, वो भी बदल गई। वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय द वेरियस मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट्स किए, अगेन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको क्रिटिसाइज किया कि गलत है। जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्रिटिसिज्म तो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। फोर्थ इवेंट, फोर्थ डेवलपमेंट जो सभी जानते हैं, काफी रिलेटेड है कंटेम्प्ररी आज के टाइम से, दिसंबर 1992 में होती है, डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर एट अयोध्या नोन एज बाबरी मस्जिद। जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश यानी कि तोड़ा जाता है, जो कि अयोध्या राम जन्मभूमि में स्थित था, राइट। इससे क्या होता है भाई, सिंबलाइज एंड ट्रिगर्ड वेरियस चेंजेस इन पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, कम्युनल लाइंस पे वायलेंस शुरू हो जाता है, कम्युनल यानी कि रिलीजियस बेसिस पे, राइट। इसी टाइम को किससे एसोसिएट किया गया है, किसके साथ मैच किया गया है, द राइज ऑफ बीजेपी एज अ पार्टी उभरती है, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व इज एन आइडियोलॉजी, राइट। एंड यहीं पे अब डिबेट्स होती हैं अबाउट इंडियन नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। इस चीज पे इस एपिसोड को लेके काफी डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं। लास्ट फिफ्थ डेवलपमेंट क्या है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दैट इन मई 1991 जब ये सब हो रहा था तो राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो जाता है, पॉलिटिकल मोटिव की वजह से हत्या की जाती है बाय अ श्रीलंकन तमिल लिंक्ड टू LTTE। LTTE क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम। जब हमने श्रीलंका में तमिल्स और सिन्हालास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा इन योर बुक 1, तो LTTE का हमने जिक्र किया है, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर श्रीलंकन तमिल्स, राइट, जिनको सिन्हाला कम्युनिटी सप्रेस करती है श्रीलंका में। तो ऐसे ही एक श्रीलंकन तमिल ने राजीव गांधी की हत्या करी, कब, when he was on an election campaign tour in तमिलनाडु, राइट।
एंड फिर क्या होता है, इलेक्शंस ऑफ 1991 में कांग्रेस वापस से जो अपनी पोजीशन है, परफॉर्मेंस है, उसको बेहतर कर लेती है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट। अब इन्हीं सारे इवेंट्स को हम इन डिटेल में बात करेंगे इस मजेदार चैप्टर में। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, डाउनलोड करना है, सो यू कैन विजिट ऑन टू आवर वेबसाइट। अफोर्डेबली प्राइसेस पे दोनों बुक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड इट, हार्ड कॉपी निकाल के आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं एंड इनसे रिवाइज कर सकते हैं। You simply have to go to www.humanities.in, India's first fully dedicated platform for class 12th humanities. यहाँ पे जाके आपको हमारे लाइव कोर्सेज भी मिल जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। यू कैन ऑल्सो फाइंड आवर प्रीमियम पेड नोट्स एंड साथ ही साथ फ्री नोट्स भी हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं। सिंपली क्लिक ऑन कोर्सेज एंड इन डिटेल इन सब पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज द एरा ऑफ कोलिशंस। कोलिशन क्या होता है, जब कोई एक पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं सिक्योर कर पाती तो वो बाकी पार्टीज के साथ मिलके एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि वो सारे पार्टीज अपनी वोट्स और सीट्स इकट्ठी करके मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिशन, व्हेन 2 और मोर पार्टीज कंबाइन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, राइट। तो इसी एक एरा के बारे में हम बात करेंगे जब केवल और केवल कोलिशन गवर्नमेंट्स के थ्रू जो है पॉलिटिक्स चली। चलिए, तो इलेक्शंस ऑफ 1989 जैसे हमने ओवरव्यू में पढ़ा, जो कांग्रेस पार्टी है वो हार जाती है, राइट। डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इट डिड नॉट सिक्योर अ क्लियर मेजॉरिटी वोट्स, मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली। दैट इज वाई वो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, हम ऑपोजिशन पार्टी फॉर्म करेंगे, हम गवर्नमेंट के ऑपोजिशन में बैठेंगे, राइट। अब क्या इसका मतलब है कि किसी और पार्टी ने मेजॉरिटी सीट्स पाई? जी नहीं, कोई और सिंगल पार्टी भी मेजॉरिटी सीट्स नहीं ला पाई। तो क्या होता है, नेशनल फ्रंट का जो एक अलायंस है वो कोलिशन बनाता है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? जनता दल, राइट, जनता दल लीडिंग पार्टी, ठीक है, एंड सम अदर रीजनल पार्टीज, कुछ रीजनल पार्टीज जैसे कि डीएमके, असोम गाना परिषद, ठीक है, ऐसी पार्टीज मिलके जो है नेशनल फ्रंट कोलिशन बनाती हैं। इसको सपोर्ट मिलता है दो अलग अलग पार्टी से जो कि आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट होती हैं। कौन सी? बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट क्या है भाई? लेफ्ट फ्रंट एक अलायंस है अगेन उन सारी ही पार्टीज का जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, प्रो पुअर पार्टीज का, जैसे कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ऐसे करके काफी सारी पार्टीज। लेकिन ये सपोर्ट तो करती है, लेकिन ये बोलती है हम कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, हम आपको बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। And this leads to the formation of National Front government as a coalition government, right? So 1989 से 1990 तक National Front government पावर में होती है अंडर वीपी सिंह। Who is the Prime Minister? वीपी सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं, अब चलते हैं डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। कैसे 1989 इलेक्शंस के बाद क्या इंपैक्ट आया इस डिफीट का ऑन कांग्रेस, पूरा अब हम एक ओवरव्यू लेने वाले हैं कांग्रेस के सफर का, जर्नी जो रही है। जैसे कि हमने लेट 1960s में पढ़ा, जब कांग्रेस पार्टी को चैलेंज आया था, राइट, आपका नॉन कांग्रेसिज्म से, आपका कांग्रेस पार्टी ओ से, तो इंदिरा गांधी मैनेज टू री एस्टैब्लिश इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन पॉलिटिक्स, यानी कि इंदिरा गांधी ने तब भी जो है डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस वो वापस ले आई थी, कांग्रेस को ऊपर ले आई थी, नो मैटर हाउ मेनी चैलेंजेस वर फेस्ड। उसके बाद 1990s में अनदर चैलेंज टू द प्रीडोमिनेंट पोजीशन ऑफ कांग्रेस, यानी कि जो पहले से डोमिनेंट पोजीशन थी कांग्रेस की सदियों से, उसको एक और चैलेंज आता है। This marked the end of Congress dominance over the Indian party system, right? तो अब 1990s में जो हम देखेंगे कि कांग्रेस अब जो है वो कांग्रेस सिस्टम का अंत आ जाता है, वो डोमिनेंस अब पहले जैसी अब नहीं वो सिक्योर कर पाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक सिंगल पावरफुल पार्टी आ गई कांग्रेस की जगह पे, राइट। दिस डिड नॉट मीन द इमर्जेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इट्स प्लेस। उल्टा इसका क्या मतलब है? दिस लेड टू द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स when 2 or more parties come together to form the government, right? 1 or 2 parties did not get most of the votes or seats, right? केवल एक सिंगल पार्टी या दो पार्टीज के पास मेजॉरिटी वोट्स या सीट्स नहीं होती थी। No single party secured a clear majority of seats in any लोकसभा इलेक्शन
बिटवीन 1989 टू 2014 हमेशा से ही कोलिशन गवर्नमेंट रही है, जिसमें काफी सारी पार्टीज अपने वोट्स को, अपनी सीट्स को जोड़ के गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। दिस इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एट द सेंट्रल लेवल पे, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। Regional parties played a crucial role in forming these alliances. Regional parties, छोटी छोटी पार्टीज मिलके ही इस कोलिशन को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। दैट इज वाई इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने देखा नेशनल फ्रंट में जनता दल और बाकी रीजनल पार्टीज मिलके जो है कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इन 2014 एंड 2019 लोकसभा इलेक्शन द बीजेपी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन। तो ये कब एंड हुआ भाई? 2014 और 2019 के इलेक्शंस में, जब बीजेपी एज अ सिंगल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी वोट्स जीतती है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अलायंस पॉलिटिक्स, कि कैसे पार्टीज दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करती थी और एक अलायंस बनाती थी। देखिए 1990s में क्या होता है, emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit and the backward castes। यानी कि 1990s में ऐसी पार्टीज और मूवमेंट्स इमर्ज होते हैं, आते हैं फोकस में, जो कि दलित्स, जो सबसे ऑप्रेस्ड, अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट जिनको बोला जाता था, एंड ओबीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जिसको हमने मंडल कमीशन के साथ अभी एसोसिएट किया है, राइट। दीज पावरफुल पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल असर्शन। रीजनल असर्शन यानी कि रीजन, यानी कि उस एरिया, उस लैंड की जो अगेन इंटरेस्ट, आइडियोलॉजीज और जो वो चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। These parties played an important role in the formation of United Front Government। तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो कि 1989 में आई। अब यहीं पे यूनाइटेड फ्रंट, एन की जगह यू आ जाएगा, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो कि 1996 में आएगी। इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम ध्यान रखेंगे। अभी देखते हैं, बहुत आसान है, घबराना नहीं है, राइट। तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आती है पावर में 1996 में। अब देखो क्या डिफरेंस है, वैसे पूरे सेम है। नेशनल फ्रंट किसका था अलायंस? जनता दल एंड अदर रीजनल पार्टीज, है ना, और सपोर्टेड बाय हुम? सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट, सपोर्टेड बाय बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट। अब यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट में ये सेम रहेगा, जनता दल और रीजनल पार्टीज, लेकिन सपोर्टेड बाय बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाएगी और लेफ्ट फ्रंट सेम रहेगा, समझे। तो बीजेपी को रिप्लेस कर दिया है, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में कांग्रेस आ गई है सपोर्ट में, ठीक है जी। सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 1989 बिकॉज इट इंक्लूडेड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज, बट सपोर्टेड बाय बीजेपी की जगह कांग्रेस इंस्टेड ऑफ बीजेपी, राइट। जैसा हमने यहाँ देखा, लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट कांस्टेंट है, फाइन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। द पॉलिटिकल इक्वेशंस वर वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल अभी आपने देखा कि कैसे अनस्टेबल यानी कि चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बदलती हुई। जैसे कि 1989 में लेफ्ट एंड द बीजेपी, राइट, लेफ्ट फ्रंट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, है ना, जैसा हमने देखा, एंड दे वांटेड टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ पावर। कांग्रेस को अकेला कर दिया, है ना, आइसोलेट कर दिया 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में। अब देखो आगे क्या होता है, कैसे ये चेंज आता है। 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनती है, जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस सपोर्ट करते हैं और किसको आइसोलेट कर देते हैं? बीजेपी को, है ना। सो लेफ्ट एंड कांग्रेस सपोर्टेड द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट which was the United Front government and wanted to keep the BJP out of power, right। 1996 में BJP emerged as the largest party in the election। लार्जेस्ट पार्टी की एज कंपेयर टू अदर पार्टी सबसे ज्यादा जो वोट्स मिले वो बीजेपी को मिले 1996 इलेक्शंस में। मेजॉरिटी वोट्स नहीं, सबसे ज्यादा वोट्स एज कंपेयर टू अदर पार्टीज, ठीक है। एंड वो क्या बोलती है कि चलो गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन कोई भी उसका कोलिशन ज्वाइन नहीं करता, बट मोस्ट अदर पार्टीज वर अपोज्ड टू इट्स पॉलिसीज। उसकी आइडियोलॉजी के साथ सब सहमत नहीं थे, ऑपोजिट थे, अपोज थे। बीजेपी गवर्नमेंट दैट इज वाई कुड नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, मेजॉरिटी नहीं बन पाई, हालांकि सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी वही थी 1996 इलेक्शंस में। तो किसकी कौन आती है पावर में 1996 में? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जो कि जनता दल और बाकी रीजनल पार्टीज की कोलिशन होता है,
May 1998 to June 1999, BJP finally comes to power by leading a coalition government. तो 1998 में 2 साल बाद बीजेपी की कोalition आती है. क्लियर है? चलिए, कब तक? 1 साल, 1999 तक. आप देख रहे हो कोलिशन गवर्नमेंट्स काफी अनस्टेबल होती है, क्योंकि कभी भी कोई पार्टी सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, गवर्नमेंट गिर जाती है, री इलेक्शंस होते हैं, राइट. अक्टूबर 1999 में बीजेपी वाज री इलेक्टेड एंड दिस गवर्नमेंट कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म. ठीक है, 1999 से फिर 5 साल पूरे किए, और दोनों ही टाइम अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ एनडीए गवर्नमेंट्स. इस कोalition को, ये जो बीजेपी का कोalition था, इसको क्या बोला गया? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ठीक है जी. अब इसकी पूरी जो हम टेबल पढ़ेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फिर क्या होता है? विद द इलेक्शंस ऑफ 1989 अ लॉन्ग फेज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स बिगैन इन इंडिया. ये आपका क्वेश्चन आ जाता है that when did the era of coalition governments begin in India? तो that is 1989 onwards. ठीक है जी, लास्ट चैप्टर से है, राइट. और उसमें आपको ये सारा बताना है, जिसमें आपकी शुरुआत होती है नेशनल फ्रंट से, फिर यूनाइटेड फ्रंट, फिर एनडीए, राइट. सिंस देन 11 गवर्नमेंट्स at the center either been coalition governments or minority governments supported by other parties which did not join the government, right. तो coalition government और minority government, ये क्या डिफरेंस है भाई? इसमें क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फॉर्म हो रही है, सारी पार्टीज मिलके अपनी जो सीट्स, अपने जो वोट्स है वो कंबाइन करके मेजॉरिटी मोर देन हाफ 51% फॉर्म कर रही है. तो आगे जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी वो पास हो जाएंगे. माइनॉरिटी गवर्नमेंट में क्या है? ऐसा कोई प्रॉपर कोलिशन नहीं है, नो वन इज बाउंड, कोई भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन रहा है. वो क्या कर रहे हैं कि भाई जिस पार्टी ने, जैसे बीजेपी ने सबसे ज्यादा वोट्स लिए बट वो मेजॉरिटी नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने 37 वोट्स मिले, ठीक है, और बाकी सारी पार्टीज को कम मिले 37 से, ठीक है, आउट ऑफ 100. तो क्या है कि बीजेपी जो है लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं है. तो क्या करेंगी? कुछ पार्टीज, पार्टी ए बी सी क्या है, बोलेंगी कि हम आपको, आप जो भी पॉलिसी लेजिस्लेशन लाना चाहेंगे इस स्पेसिफिक इशू पे हम आपको सपोर्ट कर देंगे, राइट. तो उस टाइम जब लोकसभा में कोई भी बिल पास होगा तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे, तो आपको मेजॉरिटी मिल जाएगी उस टाइम. ठीक है, 51% वोट्स मिल जाएंगे. इसको बोलते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट. समझे बात? विच इज सपोर्टेड बाय अदर पार्टीज, राइट. तो 1989 ऑनवर्ड्स भाई 11 गवर्नमेंट्स बदली, जिसमें से कुछ कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, कुछ माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स थी, राइट. ठीक है जी, परफेक्ट. Any government could be formed only with the participation or support of other parties, जो कि mostly regional parties, smaller parties होती थी. Examples: the National Front Government of 1989, United Front Government of 1996 and 97, NDA Government of 1997, BJP-led coalition 1998, NDA 1999, and UPA, United Progressive Alliance of 2004 and 2009. इनकी अभी पूरी टेबल इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. केवल ये पेज कर जाएंगे जो कि आपकी बुक का है, न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 143, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 179. जो पूरी टेबल गिवन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस ट्रेंड चेंज्ड इन 2014 जब बीजेपी जो है मेजॉरिटी वोट्स ले आती है. क्लियर? 2014 और 2019 जो हमने बात करी. आ जाइए चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. पूरा चैप्टर मत पढ़ो, बस ये पढ़ लो. आई वुड से आपके 80% जो चैप्टर से आता है यहीं से आता है. ठीक है जी, चाहे वो एमसीक्यू हो, आपके शॉर्ट आंसर्स हो, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989. तो कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन लीडर था, कैसी वो गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी थी, कोलिशन थी, क्या थी? एरा ऑफ कोलिशंस में आप ये बताएंगे. देखिए, सबसे पहले आती है 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो हमने पढ़ी है ना, जो कि किसका अलायंस है? जनता दल एंड अदर रीजनल पार्टीज, है ना. सपोर्टेड बाय होम? लेफ्ट फ्रंट एंड बीजेपी. क्लियर? सो लीडर कौन थे? वीपी सिंह. टेबल बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, उसके बाद देखिए, साथ में देखिए 89 से 1990 तक एक ही साल टिकी. उसके बाद आते हैं नवंबर 1990 में सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट. नेशनल फ्रंट का ही एक
हिस्सा विच वॉज लेड बाय समाजवादी जनता पार्टी। ठीक है, तो जनता दल से कौन लीड कर रहा है एक सेक्शन, समाजवादी जनता पार्टी, अगेन सपोर्टेड बाय हूम, बाय कांग्रेस। हु वाज द लीडर? द लीडर वाज चंद्रशेखर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाज चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक। ठीक है, जिसपे मैं स्टार लगाऊं, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है जून 1991 में कांग्रेस सपोर्टेड बाय AIADMK, डीएमके का ही जो एक सेक्शन है, एंड सम स्मॉलर पार्टीज। तो यहाँ पे 1991 में जो हमने पढ़ा कि वापस से जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। 1989 में तो बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है कांग्रेस की, 1991 में बैलेंस हो जाती है। तो कांग्रेस आती है विद द सपोर्ट ऑफ सम रीजनल पार्टीज। क्लियर है, जिसमें सबसे अहम है AIADMK। ठीक है, हु वाज द लीडर? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। दिस वाज द टाइम जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब आती है मई 1996 की बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ये यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, ये एनडीए नहीं है, बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो सबसे ज्यादा वोट्स तो लाई इस टाइम पे, राइट। लार्जेस्ट पार्टी तो बनी, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में किसी को नहीं लिया, बाहर से ही सपोर्ट किया कि भाई जो भी आप लेजिस्लेशंस पॉलिसीज निकालेंगे हम सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, राइट। सो 1996 मई में आती है बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जो कि केवल जून तक टिकती है, 1 महीना। फिर आती है वेरी इंपॉर्टेंट अनदर कोलिशन गवर्नमेंट जून 1996 में, विच इज द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, जो कि क्या है, अलायंस ऑफ जनता दल एंड अदर रीजनल पार्टीज, सपोर्टेड बाय हुम, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई है, राइट। यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी है, यहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट है। ठीक है जी, दिस इज द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जून 1996 टू अप्रैल 1997। हु इज द लीडर? HD देवेगौड़ा। ठीक है, HD देवेगौड़ा इज द लीडर। ऑल्सो यहाँ पहले बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर अप्रैल 1997 में वापस से यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट विद कांग्रेस सपोर्ट आ जाती है, राइट। 1998 तक चलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, फिर यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, बीच में आपका सेक्शन ऑफ नेशनल फ्रंट है, फिर कांग्रेस है और फिर बीजेपी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। आगे चलते हैं। अब मार्च 1998 से लेकर अक्टूबर 1999 तक और वापस से अक्टूबर 1999 से लेकर मई 2004 तक एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच वाज लेड बाय भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को अब, पहले माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अब क्या है, सपोर्टर्स मिल गए जिन्होंने क्या बना लिया, कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। सो एनडीए लेड बाय बीजेपी। हु वाज द लीडर? अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे हमने पढ़ा दोनों टर्म्स में ही, राइट, इन दोनों टर्म्स में भी। क्लियर। उसके बाद आती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, UPA, लेड बाय द कांग्रेस फ्रॉम 2004 टू 2014 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। क्लियर, एनडीए, UPA, right, and finally May 2014 onwards National Democratic Alliance led by BJP, which was supported by some other regional parties, लेकिन majority जो seats है that are for BJP under the Prime Ministership of Narendra Modi. So this is the most important and crucial part. ये पूरी जो आपकी टाइमलाइन है, यही आपका इस चैप्टर का क्रक्स है, क्योंकि घुमा घुमा के पूछा जाता है। दैट इज वाई बार बार आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस टाइम, पार्टी, सपोर्टेड बाय हुम एंड द लीडर्स नेम। ये सब कुछ आप टेबल बना लें, यहाँ पे गिवन है। फाइन, परफेक्ट। आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज एंड मंडल इशू हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में इन डिटेल। तो ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ऐसी कम्युनिटीज जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आती हैं, कम्युनिटीज अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हु सफर फ्रॉम एजुकेशनल
एंड सोशल बैकवर्डनेस, जो सोसाइटी में पीछे है, बैकवर्ड है, राइट, एंड एजुकेशनल सेंस में भी कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ड्यू टू देयर बीइंग बैकवर्ड इन द सोसाइटी, ठीक है। तो दिस इज द अदर बैकवर्ड क्लासेस का मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं। द सपोर्ट फॉर द कांग्रेस अमंग मेनी सेक्शंस ऑफ द बैकवर्ड कास्ट्स हैड डिक्लाइंड। अब ओबीसीज जो है वो कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती एंड क्रिएटेड अ स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो फायदा उठाएंगी। सो यहाँ पे किसके लिए एडवांटेज हो गई? एंटी कांग्रेस, नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्रू मोर सपोर्ट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज। तो बहुत बार पॉलिटिक्स में क्या होता है कि स्पेसिफिक कम्युनिटीज, स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को टारगेट किया जाता है जिनसे सपोर्ट लिया जाता है, जैसे कि दलित्स, ओबीसीज, राइट। तो ऐसे ही नॉन कांग्रेस पार्टीज ने ओबीसीज को अपने साथ, अपने सपोर्ट में लेने के लिए काफी सारी आइडियाज सोचे। फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन नॉन कांग्रेस पार्टीज, ये कब ये टर्म पॉलिटिकली एक्सप्रेस हुई? इन द फॉर्म ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977। नॉन कांग्रेस पार्टीज, नॉन कांग्रेसिज्म 1977 में जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी थी तब ये टर्म यूज हुई थी। आगे चलते हैं। मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज लाइक द भारतीय क्रांति दल and the Samyukt Socialist Party had a powerful rural base among sections of the OBCs. Rural base यानी कि जो विलेज में रहता है, जो रूरल एरियाज में रहता है, राइट। तो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक भारतीय क्रांति दल एंड स्वयं एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो कि जनता पार्टी का हिस्सा थी, इनके पास ऑलरेडी जो है ओबीसी सेक्शंस का सपोर्ट था। आगे चलते हैं। अब जानते हैं मंडल कमीशन जो बनाया गया उसके बारे में। तो एक कमीशन फॉर्म होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी मंडल, जिसको मंडल कमीशन बोलते हैं। तो एक कमीशन फॉर्म होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, जिसको मंडल कमीशन बोलते हैं। सो सिंस 1960s रिजर्वेशंस फॉर द ओबीसी वर इन एग्जिस्टेंस इन साउथ स्टेट्स। सदर्न इंडिया में, सदर्न स्टेट्स में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो है रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है जी। नॉट ऑपरेटिव इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। 1977 to 79 दिस वॉज द टेन्योर ऑफ द जनता पार्टी गवर्नमेंट। हमने पढ़ा है जनता पार्टी जब 1977 में पावर में आती है, they raised the demand for reservation for backward castes in North India and at the national level, right? ठीक है, तो नेशनल लेवल पे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जो है इनको रिजर्वेशन मिले, राइट। तो दिस वाज इनिशिएटेड अंडर द जनता गवर्नमेंट इन 1977। कौन थे पायनियर? द वन हु स्टार्टेड दिस, कर्पूरी ठाकुर, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। He had introduced a new policy of reservations of OBC in Bihar, right? तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट में जब इन्होंने ये स्टेट रिजर्वेशन स्टार्ट करी फॉर ओबीसी, तब और ज्यादा ये जो है ये इशू हाईलाइट हुआ, राइट। सो हु वाज द पायनियर? द वन हु स्टार्टेड दिस, कर्पूरी ठाकुर। Then in 1978 सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन। कौन सा कमीशन? मंडल कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कमीशन अपॉइंट करती है। सेकेंड टाइम अपॉइंट हुआ है सिंस द इंडिपेंडेंस। ऑफिशियली क्या नाम था इस कमीशन का? सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो ये सेकेंड टाइम था जो ये ऐसा कमीशन अपॉइंट हो रहा था, इसीलिए इसको सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बोला गया, राइट। एंड पॉपुलरली क्या बोला गया? मंडल कमीशन बुलाया गया। सो दिस वाज द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। क्लियर है? परफेक्ट। आगे चलते हैं। As discussed, this commission was named after the name of its chairperson, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपी मंडल भी बोलते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। रीजंस फॉर फॉर्मिंग द कमीशन, क्या रीजंस थे कमीशन को फॉर्म करने के? क्यों ये फॉर्म हुआ? व्हाई वाज इट फॉर्म्ड? Number 1, to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society, कि क्या सच में एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, और अगर है तो किस हद तक है, क्या एक्सटेंट है, हाउ मच, राइट। रेकमेंड वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज बैकवर्ड क्लासेस। तो भाई पहले इन्वेस्टिगेट, सेकेंड आइडेंटिफाई कि कौन है ये बैकवर्ड क्लासेस, कौन आएगा इस कैटेगरी में, एंड नंबर 3 गिव इट्स रिकमेंडेशंस,
ठीक है। तो नंबर 3 recommendations on the ways in which this backwardness could be ended, ये खत्म हो सके, राइट। तो नंबर 1 इन्वेस्टिगेट, नंबर 2 इम्प्लीमेंट एंड नंबर 3 रेकमेंड टू एंड दिस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होता है 1980 में, इन 1980 कमीशन गेव इट्स रेकमेंडेशंस। ये जो रेकमेंडेशंस की बात हुई कि कैसे हम इस बैकवर्डनेस को खत्म कर सकते हैं, क्या रेकमेंडेशंस थी ये? नंबर 1, बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट्स। तो ये जो क्लासेस और कास्ट टर्म है इसको इक्वेट किया गया और बोला गया कि बैकवर्ड क्लासेस को हम बैकवर्ड कास्ट समझेंगे क्योंकि सोशली है, ठीक है। क्लास एक इकोनॉमिक टर्म हो जाता है और कास्ट एक सोशल टर्म हो जाता है। रिजर्विंग 27% ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दीज ग्रुप्स। तो क्या रेकमेंड किया गया कि 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है जी, ये रेकमेंड किया गया। बाकी अदर रेकमेंडेशंस क्या थी? लैंड रिफॉर्म टू इंप्रूव कंडीशंस ऑफ ओबीसीज, लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे जाएं और बेहतर कंडीशंस प्रोवाइड करी जाए फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट्स और क्लासेस। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो भाई ये रेकमेंडेशंस आते हैं 1980 में, ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो जनता गवर्नमेंट है ये गिर जाती है। फिर अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि हम इसको लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन, कौन सी रिकमेंडेशन करेंगे लागू? रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज इन जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग्स, कि हम जॉब रिजर्वेशन दे देंगे भाई जो 27% बोला गया है। इसकी वजह से वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, एजिटेशन होते हैं इन मैनी सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकॉज बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, बहुत सपोर्टर्स भी थे। अब ये चीज जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है एंड इसी को बोला गया है इंदिरा साहनी केस, राइट। वेरी पॉपुलर केस जो कि इसी चीज को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज एट नेशनल लेवल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है जो कि बोलता है दैट जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो सही है, राइट, अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। So there were some differences among political parties about the manner of implementation, कि कैसे ये लागू होगा, किस तरीके से होना चाहिए, इसमें डिफरेंसेस थे, अलग अलग ओपिनियन थे पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन अब बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज हैज सपोर्ट ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री। तो इसको हम लिख लेंगे कंसेंसस, ठीक है जी, कि सबने मिलके अग्री किया। फाइन, कंसेंसस, ये बाद में काम आने वाले इसीलिए लिखवा है, ठीक है। कहानी की तरह सब कुछ जान लिया, परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट बीपी मंडल, द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन, ही वाज एन एमपी फ्रॉम बिहार ड्यूरिंग 67 to 70 and 77 to 79. ही चेयर्ड यानी कि चेयरपर्सन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसने recommendations दी for reservations of other backward classes, right? A socialist leader from Bihar, chief minister of Bihar for just 1 month and a half in 1968. तो 1.5 महीने के लिए सीएम थे बिहार के and joined the जनता पार्टी in 1977. क्लियर? परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, मंडल इम्प्लीमेंटेड, कैसे ये लागू हुआ। तो 1980s में जैसे कि हमने पढ़ा, जनता दल इस चीज को सपोर्ट करती है कि भाई ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए एंड और ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी शामिल करती है इस सपोर्ट में, राइट, जो कि इस इशू को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन हेल्प्ड इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इम्प्लीमेंट कौन करती है, कौन सी गवर्नमेंट? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जो हमने पढ़ी from the 1990s onwards, right? Intense national debate for यानी कि in favor and against यानी कि इसके खिलाफ, किसके? reservation in jobs के खिलाफ होती है। This made people from the OBC communities more aware of this identity, right? लोग और ज़्यादा aware हो गए अपनी इस identity के बारे में। The emergence of many parties that sought better opportunities for OBCs in education and employment raised the question of the share of power enjoyed by the OBCs, right? अब और ज़्यादा पार्टीज उभर रही हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं OBCs को कि भाई इन्हें जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, दोनों ही एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में।
इसकी वजह से अब किस चीज पे क्वेश्चन उठ रहा है, शेयर ऑफ पावर। ये शेयर ऑफ पावर दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस और आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी क्वेश्चन उठाया गया। अब चलते हैं पॉलिटिकल फॉलआउट्स पर कि पॉलिटिकली क्या आगे इमर्ज हुआ, व्हाट वर द रिजल्ट्स। यहाँ देखिए 1980 में देयर वाज अ राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दलित्स यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट्स, राइट। शेड्यूल्ड कास्ट पीपल की पॉलिटिकली वो ऑर्गेनाइज हुए, मे बी दे फॉर्म्ड अ पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं जरा, जैसे कि 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन, जिसको बैमसेफ बोलते हैं, वो बनाई गई थी। सो बैमसेफ वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर 1978, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, राइट। अब ये कोई ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, ये क्या है, they took a strong position in favor of political power to the बहुजन यानी कि people who are considered to be backward and minorities। तो इन्होंने क्या बोला कि बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी एंड अदर माइनॉरिटीज को जो है पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए, राइट। क्लियर है, इनको बहुजन गांधी जी ने टर्म किया था, राइट। उसके बाद क्या होता है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति एंड उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बीएसपी उभर के आती है, इमर्ज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कंशीराम, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बहुजन समाज पार्टी बनती है, किसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो दे रही है, ऑल दी SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटीज, राइट। बीएसपी वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कंशीराम। दिस बिगैन एज अ स्मॉल पार्टी, एक छोटी पार्टी से बहुत बड़े एक कम्युनिटी का सपोर्ट लेते हुए जो है ये पार्टी उभरी। इट बिगैन एज अ स्मॉल पार्टी सपोर्टेड लार्जली बाय दलित वोटर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, राइट। एंड 1989 और 1991 में जो इलेक्शंस हुए, दे अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने काफी अच्छी वोट्स और सीट सिक्योर करी, राइट। सो बीएसपी की इमर्जेंस हुई एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस ओबीसीज वाला आपका मंडल इशू एंड फर्दर सपोर्ट ऑफ द बैमसेफ टुवर्ड्स द बहुजन पीपल, राइट। तो बहुजन समाज पार्टी विच अगेन पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेड SC ST OBC एंड अदर माइनॉरिटीज, जिनकी 1989 और 1991 इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में भारी भरकम वोट्स के कारण जीत भी हुई। क्लियर, परफेक्ट, आगे चलते हैं। सो बीएसपी अंडर कंशीराम्स लीडरशिप was an organization based on pragmatic politics, pragmatic यानी कि practical। बीएसपी का जो कॉन्फिडेंस है वो कहां से आ रहा था, that the fact that the Bahujans, SC ST OBC and religious minorities constituted the majority of the population, क्योंकि वो जो है जैसे यूपी की अगर हम बात करें वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो बहुजन्स है, राइट। इसी वजह से वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट पार्टी फील कर रही थी एंड हैड इमर्ज्ड एज अ मेजर पॉलिटिकल प्लेयर इन द स्टेट, एक्सपैंडेड इट्स सपोर्ट नाउ टू वेरियस अदर सोशल ग्रुप्स। धीरे धीरे ये जो अपना सपोर्ट है और एक्सपैंड करने लगी, बहुजन से आगे जाके भी जितना वोट्स गैदर कर सके उतना अच्छा है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, अलग अलग सेपरेटली भी, एंड ऑफन आर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। जरूरी नहीं है बहुजन साथ में ही जो है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करके गैदर करे वोट्स, इनमें भी फर्दर जैसे दलित पॉलिटिक्स और ओबीसी पॉलिटिक्स में डिफरेंस आ रहा है इन डिफरेंट पार्टीज। क्लियर, आगे चलते हैं। टॉकिंग अबाउट कंशीराम, प्रोपोनेंट यानी कि सपोर्टर ऑफ बहुजन एम्पावरमेंट एंड फाउंडर ऑफ द बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, left his central government job for social and political work, founder of BAMSEF, DS4 and finally BSP in 1984। ये DS4 क्या है जो अभी पहले पढ़ा हमने, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, राइट। Astute political strategist, he regarded political power as master key of attaining social equality। अब यहाँ पे ये डबल कोट्स में CUET में पूछ लिया जाएगा भाई, who regarded political power as a master key of attaining social equality, तो आंसर क्या होगा, कंशीराम जी। क्लियर है, he is credited with Dalit resurgence in North Indian states, resurgence यानी कि increase, ठीक है।
क्लियर है, रिटर्न ऑफ द दलित्स इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कांशीराम। आगे चलते हैं ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। कम्युनलिज्म बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन्स, सेक्युलरिज्म इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो इधर हम कई सारे इवेंट्स पढ़ने वाले हैं विच टुक प्लेस, जिससे जो है बीजेपी का राइज और एम्फसाइज हुआ, राइट। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि एक स्टोरी फॉर्म में हम पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इमरजेंसी के बाद कौन सी गवर्नमेंट आई एंड हाउ डिड द भारतीय जनता पार्टी केम टू बी एस्टैब्लिश। तो आफ्टर मैथ ऑफ द इमरजेंसी भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ था वो मर्ज हो जाता है इनटू द जनता पार्टी, राइट। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद जो है जनता पार्टी की फॉल होती है और फर्दर स्प्लिट हो जाता है, राइट, एंड इट्स फर्दर ब्रेकअप। आगे देखिए 1980 में, इट इज इन द ईयर 1980 दैट जो सपोर्टर्स हैं, जो पहले जनसंघ था उसके जो पहले सपोर्टर थे अर्शवाई यानी कि अर्लियर, राइट, सपोर्टर्स ऑफ अर्लियर जनसंघ फॉर्म्ड द भारतीय जनता पार्टी। सो बीजेपी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1980। क्लियर है, परफेक्ट। अब बीजेपी के अगर हम कुछ पॉइंटर्स स्टडी करें तो सबसे पहले आएगा दैट इट एम्ब्रेस्ड गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी। सोशलिज्म यानी कि अ क्लासलेस सोसाइटी, इकोनॉमिक डिविजन्स ना हो, वेलफेयर ऑफ ऑल हो, राइट। इसको जो है सर्वोदय भी बोलते हैं, राइट। एंड आगे देखिए इनिशियली जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली इन द 1980 एंड 84 इलेक्शंस, एंड लेकिन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू जनसंघ काफी इन्होंने ब्रॉडर अप्रोच रखी, ब्रॉडर पॉलिटिकल एजेंडा अपना टारगेट किया इंस्टेड ऑफ अ नैरो आइडियोलॉजी, राइट। अब देखिए आफ्टर 1986 द बीजेपी बिगैन टू एम्फसाइज द हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट इन इट्स आइडियोलॉजी। अब 1986 में और अपना जो आइडियोलॉजी है उसको ब्रॉडन करने के लिए और ज्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया। हिंदुत्व क्या है, इसको बोलते हैं मीनिंग हिंदूनेस, हिंदूनेस। ये किसने डिफाइन करी, वीडी सावरकर ने, राइट, डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिनेटर वीडी सावरकर एज अ बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड, राइट, कि अगर आप इंडिया का पार्ट हैं तो आपको जरूर इस आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। अभी इन डिटेल इसको आगे पढ़ते हैं। चलिए जरा हिंदुत्व आइडियोलॉजी को क्या बोला गया देखिए। हिंदुत्व बेसिकली मेंट दैट टू बी मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशन, अगर आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, सिटीजन बनना चाहते हैं, एवरीवन मस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज देयर फादरलैंड, आपको इंडिया को अपनी पितृभू तो मानना ही पड़ेगा, फादरलैंड तो मानना ही पड़ेगा, साथ ही साथ होली लैंड भी मानना पड़ेगा, राइट, पुण्यभू, राइट, एक सेक्रेड लैंड, होली लैंड, ठीक है। चलिए जी, और क्या जो हिंदुत्व में बिलीव करते हैं वो क्या बोलते हैं दैट अ स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशनल कल्चर। एक सब सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं पूरे नेशन में तो वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड हो सकता है, और केवल हिंदू कल्चर जो है वो ये प्रोवाइड करता है, ये बेस, ऐसा बोला गया। क्लियर है, आगे देखिए। अब हम आते हैं ऐसे दो इवेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एंड हिंदुत्व एज एन आइडियोलॉजी। तो टू डेवलपमेंट्स यानी कि टू इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे अराउंड 1986 विच बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज अ हिंदुत्व पार्टी। सबसे पहला इवेंट है द शाह बानो केस, वेरी इंपॉर्टेंट, 1985। शाह बानो कौन थी? शी वॉज अ 62-year-old डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन जिन्होंने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल किया अपने फॉर्मर पहले हस्बैंड को, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में यानी कि उनके हित में डिसीजन लिया शाह बानो के फेवर में कि बिल्कुल जो आपको मेंटेनेंस है वो मिलेगी। अब क्या है यार, ये जो आपका डिवोर्स, मैरिज, गार्डियनशिप, प्रॉपर्टी, ये सारे जो है पर्सनल लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर फॉल करता है। तो उसी के कॉन्ट्रास्ट में जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि ट्रेडिशनल मुस्लिम्स थे, उन्हें लगा कि यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर क्यों कर रही है, राइट। और इसीलिए अब क्या हुआ, इन्हीं के फेवर में, इन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लीडर्स के फेवर में कांग्रेस ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पास करती है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो एक एक्ट पास होता है जिसमें
ये जो डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि शाहबानो को मेंटेनेंस मिलेगी, वो रद्द हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। और ये जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लीडर्स हैं जिनको लगा कि भाई आपने इंटरफेरेंस किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, उनको सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट ये करती है। सो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 नलिफाइड यानी कि इनवैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन द शाहबानो केस, एंड opposed and obviously this was opposed by many women's organizations, many Muslim groups and most of the intellectuals who were happy with the government's with the Supreme Court's decision that maintenance was being given to Shahbano। तो अब इन्होंने क्या किया, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के फेवर में ये एक्ट निकाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन था? पीएम राजीव गांधी। ठीक है जी, चलिए। सो ऑब्वियसली अब बीजेपी जो अपोजिशन पार्टी है वो भी क्रिटिसाइज करेगी जो गवर्नमेंट ने किया है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के इस डिसीजन को बीजेपी भी क्रिटिसाइज करती है। एंड बोला गया दैट इट इज एन अननेसेसरी कंसेशन, कंसेशन यानी कि फेवर, बेनिफिट जो कि दिया गया है, एंड अपीजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, फालतू में आपने अग्री किया विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू द ओपोनेंट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। Now let's move on to the second event, अयोध्या डिस्प्यूट, जिसको बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट भी बोलते हैं। चलिए जरा देखिए, काफी ज्यादा रेलेवेंट है, अभी रिसेंटली भी इस पे जो है जजमेंट आया था। चलिए, सो दिस इज द सेकंड डेवलपमेंट, सेकंड इवेंट। अब क्या होता है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैजाबाद इज अ सिटी इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश, राइट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्या बोलता है भाई, फरवरी 1986 में बोलता है कि जो बाबरी मस्जिद है उसके लॉक्स खोल दिए जाएं, राइट। बाबरी मस्जिद प्रेमाइसेस भी अनलॉक्ड, उसको खोल दिया जाए। बाबरी मस्जिद क्या है? इट इज अ 16th century mosque in Ayodhya and was built by whom? By Mir Baqi, built by Mir Baqi, मुगल एम्परर बाबर्स जनरल। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है। अब क्या है यार, हिंदूज मानते हैं कि इट वॉज बिल्ट आफ्टर डिमोलिशिंग अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड राम। अब देखिए, जब मुगल्स आए तो सभी ने पढ़ा भी है और जानते भी है कि काफी सारे हिंदू टेम्पल्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो सिमिलरली इसी वजह से जो हिंदूज हैं वो मानते हैं कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ पे जो है लॉर्ड राम का टेम्पल था और इन्होंने उसको तोड़ के ये जो है बाबरी मस्जिद बनाया, राइट। सो फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलता है यार इसको खोला जाए, so that Hindus could offer prayers at this site which they considered as a temple, ताकि हिंदूज जो हैं प्रेयर कर सके। अब जब ये वाली पूरी चीज हुई थी, डिस्प्यूट हुआ था, तो इसका जो फॉर्म था वो कोर्ट केस में ये बदल गया था। जब हिंदूज ने बोला भाई इसको तोड़ के टेम्पल को इन्होंने ये बनाया है, तो 1940s से ही ये जो मॉस्क है लॉक्ड अप था, उस पर ताला लगा दिया था ताकि ये जो डिस्प्यूट है और एस्केलेट ना हो, हिंदू मुस्लिम राइवलरी में ना रिजल्ट करे। तो इसी की वजह से यहाँ पे ऑर्डर दिया गया कि खोला जाए, जो कि 1940s में बंद करा दिया था, खोला जाए 1986 में, राइट। अब भाई ऑब्वियसली जैसा कोर्ट ने बोला तो लॉक्स खोले गए बाबरी मस्जिद के, एंड फिर जो है भाई घमासान शुरू हुआ। मोबिलाइजेशन बिगैन ऑन बोथ साइड्स, हिंदूज मुस्लिम्स, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक अगेन अपराइजिंग जो है शुरू हो गई, एंड बिकेम अ मेजर नेशनल क्वेश्चन एंड लेड टू कम्युनल टेंशंस। कम्युनल टेंशंस यानी कि बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। फिर क्या होता है, द बीजेपी मेड दिस इशू इट्स मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लैंक। इस इशू का फायदा उठा के बीजेपी ने इसको जो है अपनी एक राजनीति का हो, पॉलिटिक्स का हो, जो भी कहो, इसको मुद्दा बना के अपनी जो है सपोर्ट गेन करना शुरू किया, right? So BJP convened, called a series of symbolic and mobilizational programs along with many other organizations like the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, the विश्व हिंदू परिषद, इन सब के साथ मिलके जो है मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स चालू करे। मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स यानी कि लोगों को, अब चाहे आप भड़काना कहो, चाहे अवेयरनेस करना कहो, अगेन अपने सपोर्ट में लाना कहो, विच लेड टू सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर एंड मेनी इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट। कि ये राम जन्मभूमि है एंड ये वही, मतलब ये सेम स्टोरी लोगों तक पहुंचाना, उनको इकट्ठा करना कि बिल्कुल अब हमारी बारी है। तो कम्युनल वायलेंस रिलीजियस टेंशंस में शुरू हो गया। बीजेपी इन ऑर्डर टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट took out a massive march called the Rath Yatra from Somnath in Gujarat to Ayodhya in UP. So
इसी के रिजल्ट में टू गैदर सपोर्ट अगेन कि पब्लिक सपोर्ट कौन कौन साथ है, तो एक रथ यात्रा निकाली गई फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन यूपी, इसी एपिसोड को लेके। क्लियर है? सो दिस वाज द सेकंड इवेंट। आगे चलते हैं। अब चलते हैं भाई कब डिमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का और उसके बाद क्या होता है। तो देखिए दिसंबर 1992 में ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल ऑर्गेनाइज अ कार सेवा, राइट। कार सेवा यानी कि भाई जो भी ये राम मंदिर बनाना चाहता है आके सेवा के रूप में बनाना इसको शुरू कर सकता है। सो दिस इज अ वॉलंटरी सर्विस, जो चाहता है वो खुद आके, जो डिवोटीज हैं दे कैन बिल्ड द राम टेम्पल, उसमें हेल्प कर सकते हैं बिल्डिंग में, राइट। तो कार सेवा शुरू करी गई इन दिसंबर 1992। अब सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो गई ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट अयोध्या इन यूपी। क्यों भाई? क्योंकि अगेन अगर कोई बना रहा है तो कोई उसे को तोड़ रहा है और रिलीजियस कम्युनल वायलेंस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर दैट द डिस्प्यूटेड साइट विल नॉट बी एंडेंजर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, इस जगह पे कुछ डिमोलिशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन लोगों के आगे किसकी चलती है? 6 दिसंबर 1992 को thousands of people gathered, इकट्ठा हुए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एट अयोध्या एंड उन्होंने ये जो मॉस्क है, जो बाबरी मस्जिद है, उसको मिलके तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, which again led to clashes between the Hindus and Muslims, right। दोनों फेथ को एक दूसरे पे दोनों को लगा कि हमारी फेथ पे जो है वायलेंस हुआ है, right। Then in January 1993 violence in Mumbai erupted again and continued for over 2 weeks। तो ये सीरीज ऑफ कम्युनल वायलेंस था जो कि एक एपिसोड से, एक इवेंट से ट्रिगर होते गया, राइट। आगे चलते हैं। Now what were the series of other developments after events at Ayodhya? अयोध्या के बाद क्या क्या series of events हुए? State government with the BJP as the ruling party was dismissed by the center। तो भाई यूपी में बीजेपी की सरकार थी, वो सेंटर ने डिसमिस कर दी गई। क्यों भाई? एक तो इतने लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, ऊपर से भाई जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसका भी आप कुछ कर नहीं रहे हैं फॉलो, राइट। A case against the chief minister of Uttar Pradesh who was Kalyan Singh was registered in the Supreme Court for contempt of court, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, राइट। अदर स्टेट्स वेयर द बीजेपी वाज इन पावर वर आल्सो पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, ताकि वहां पे जो है ये सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये वायलेंस वापस शुरू ना हो जाए। तो ऑल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स वर पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। आगे क्या हुआ? The BJP officially expressed regret over the happening at Ayodhya and central government appointed a commission to investigate into the circumstances leading to the demolition of the mosque। कि क्या रीजन था, कैसे कैसे चीजें इतनी बदतर हुई कि उस मॉस्क को डिमोलिश कर दिया गया। तो एक कमीशन अपॉइंट हुआ, राइट। कमीशन वाज अपॉइंटेड। क्लियर है? Again, Kalyan Singh, he had given an undertaking that the disputed structure will be protected, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, इसीलिए उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रजिस्टर हुआ। तो क्या क्या हुआ एज ए रिजल्ट? बीजेपी को यूपी में डिसमिस कर दिया गया, सीएम को अगेन जो है केस वाज फाइल्ड, अदर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स वर पुट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू दिस मैटर। परफेक्ट। चलिए, most political parties condemned the demolition, condemned यानी कि criticized, were not in favor, right, opposed, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। declared this was against the principles of secularism, ये secularism के खिलाफ है। India is a secular nation, हमारे preamble में mentioned है भाई, क्या क्या mentioned है? डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर रिपब्लिक, राइट। तो सेक्युलरिज्म यानी कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, राइट। ये जो है इसके तो खिलाफ ही लगा ये जो एपिसोड था। लेड टू अ सीरियस डिबेट ओवर सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड पोज्ड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आवर कंट्री फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। जो पार्टीशन के बाद के क्वेश्चंस थे कि क्या होगा आगे यूनिटी का, राइट, हाउ टू मेंटेन दिस सेक्युलरिज्म, ये सब उठने लगे, राइट। अ डिबेट अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस स्टार्टेड, कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए वोट्स गैदर करने के लिए, इस पे भी जो है डिबेट शुरू हो गई। क्या क्या क्वेश्चंस थे जो पार्टीशन के बाद हमारे दिमाग में आए थे कि वाज इंडिया गोइंग टू बी अ कंट्री वेयर द मेजॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेटेड द माइनॉरिटीज? वुड इंडिया कंटिन्यू टू
ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट्स टू ऑल इंडियंस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो क्या इंडिया एक सेक्युलर नेशन होगा या फिर एक हिंदू मेजोरिटी, हिंदू डोमिनेटेड नेशन होगा जिसमें माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जाएगा, राइट? अगेन ये जो थिंकिंग है, ये जो क्वेश्चंस है वो पोज होने लगे। Now let's move on to the next topic, emergence of a new consensus. New consensus यानी कि consensus का मतलब है ऐसी issues जिस पे सब agree कर रहे हैं, right? So no more opposition, only a general agreement between different political parties. थोड़ा सा summarize कर लेते हैं जो जो हमने cover किया है। तो पहले summarization ही है इसमें, that period after 1989 के बाद क्या दिखाया गया? डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड द राइज ऑफ बीजेपी, है ना जी? एंड दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द इलेक्टोरल परफॉर्मेंसेज ऑफ द कांग्रेस एंड बीजेपी की कैसे इलेक्शंस में उन्होंने रिजल्ट लाए। सो पार्टी पोजीशन, नंबर ऑफ सीट्स वन इन लोकसभा, आप देख सकते हैं 1984 में कांग्रेस की 415 सीट्स थी और बीजेपी की केवल 2। 1989 में कांग्रेस की 197, बीजेपी की अराउंड 85। 1991 में 244 221, यहाँ पे ऑलमोस्ट बैलेंस आ गया है। 1996 में यहाँ 140 कांग्रेस की गिर गई है और बीजेपी की 160 बढ़ गई है। 1998 में अगेन बीजेपी 182 एंड कांग्रेस 141। 1999 में ऑलमोस्ट सिमिलर है, 182 114। 2004 में इक्वल आ गया है, 138 145। 2009 में भाई कांग्रेस 206 116। 2014 में बीजेपी लेड अलायंस, अब यहाँ अलायंसेज आ गए हैं, राइट? 282 दिस इज 44 एंड 2019 में 303 52, राइट? सो एक आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। आगे चलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर्स, क्या देख सकते हैं हम? दैट बीजेपी एंड कांग्रेस वर एंगेज्ड इन अ टफ कंपटीशन इन दिस पीरियड। टफ कंपटीशन है दोनों में भाई, राइट? टक्कर की वॉर है। द वोट्स पोल्ड बाय द टू पार्टीज कांग्रेस एंड बीजेपी डू नॉट एड अप टू मोर देन 50%। अब यहाँ पे देखो यार, ये क्या है? दीज आर द परसेंटेज ऑफ वोट शेयर, राइट? कितने कितने इन्हें वोट्स मिले। बीजेपी येलो वाला है और कांग्रेस रेड वाला है, राइट? तो 7.4, 11.4, 20.1, 20.3, 25, 23, 22, 18, 31, 37, ये आप देख सकते हो। किसी का भी यार 50 के आसपास भी नहीं है, राइट? यहाँ पे एक बार दिख रहा है 48.1, राइट? तो किसी का भी मोर देन 50% नहीं, मेजोरिटी नहीं है। द सीट्स वन बाय देम टू डू नॉट एड अप टू मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। तो क्लियर कट मेजोरिटी किसी ने भी नहीं पाई इस पीरियड में, राइट? आगे देखिए, फिर ऑब्वियसली कोalition के बीच में ये जो है लड़ाई है। पार्टीज दैट एग्जिस्ट टुडे आर नीदर पार्ट ऑफ कांग्रेस फैमिली ऑफ पार्टीज नॉर पार्ट ऑफ जनता फैमिली ऑफ पार्टीज। दिस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ड्यूरिंग द 90s इज डिवाइडेड बिटवीन द कोalition led by BJP and coalition led by Congress. Again, this is kind of a conclusion. आगे चलते हैं, लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004 को जानते हैं थोड़ा गहराई में, थोड़ी डिटेल में। इलेक्शंस ऑफ 2004, कांग्रेस पार्टी टू एंटर्ड इनटू कोalitions इन अ बिग वे, राइट? तो कांग्रेस की भी कोalition आ गई। एनडीए वाज डिफीटेड, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हार गई थी 2004 में। A new coalition government led by the Congress known as the UPA, United Progressive Alliance came to power. तो एनडीए की फॉल के साथ यूपीए इन 2004 पावर में आती है। Received support from the left front parties. Clear? Congress party witnessed the partial review of Congress party could increase its seats for the first time since 1991. तो 2004 में जाके एक रिवाइवल सा आया, राइट? ज्यादा डिफरेंस नहीं था बिटवीन द वोट्स polled by Congress and its allies and the BJP and its allies. So neck to neck almost competition था. After the 1990s, political process that are unfolding around show the emergence of broadly 4 groups. तो 4 तरीके के आप majorly political parties देख सकते हो after the 1990s. देखिए, left front parties, parties in coalition with Congress, parties in alliance with BJP, right? And other parties who are not part of any of these 3, right? Other छुटमुट parties, एक coalition BJP का, एक कांग्रेस का, एक left front parties जो support कर रही हैं किसी एक को, and अदर छुटमुट पार्टीज, ठीक है जी? चलिए
अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ग्रोइंग कंसेंसस। क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसपे सबका एक जनरल अग्रीमेंट है, और ये कई बार पूछा जाता है पॉइंट्स में, दैट व्हाट आर द ग्रोइंग कंसेंसस, mention any 4 points of growing consensus after 1990s among different political parties. So this is an important topic, last topic है लेकिन important है, points में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देंगे सभी। On many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. क्या है ये 4 एलिमेंट्स जो सब जिससे वाकिफ है, सब जिसको अग्री कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ सभी का अग्रीमेंट आ गया है। सबसे पहला अग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना जी। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज LPG। They believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the world, कि इससे जो इकोनॉमी है वो बूस्ट ही होगी, राइट। तो सबसे पहला कंसेंसस। सेकंड क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, कि ठीक है भाई ओबीसीज को भी जो है रिजर्वेशन देनी चाहिए, इस पे भी सबने एक्सेप्टेंस कर ली है। मैंने वहां लिखवाया था ना कंसेंसस, इसीलिए लिखवाया था दैट एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय जनरली ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। So all political parties now support reservation of seats for backward classes in education and employment, also willing to ensure that OBCs get adequate share of power, यानी कि political representation भी मिले, right? चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड is the acceptance of the role of state level parties in governance of the country, कि भाई regional parties जो हैं उनमें भी दम है, they can make or break a coalition government. State level parties are sharing power at the national level. The distinction between state level and national level parties is fast becoming less important. अब फर्क नहीं पड़ा आप एक नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी हो, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में केवल आपको वोट्स चाहिए, राइट। So that is why state level parties have played a central role in the country's politics of last 20 years or so. आप देख ही सकते हो in making or breaking a coalition government, right? And finally, the fourth point of consensus is the emphasis on pragmatic consideration. Pragmatic यानी कि practical, जो हो सके, rather than ideological positions, कहने की, ख्यालों की, आइडियाज की नहीं, जो असल में चेंज हो सके, जो हो सके, लागू हो सके, and political alliances without ideological agreement. तो क्या बोला गया है कि भले ही जितनी भी अलग आपकी आइडियोलॉजी क्यों ना हो, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आपको भाई प्रैक्टिकल होके साथ आके कोलिशन गवर्नमेंट बनाना है इफ यू वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो कोलिशन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड द फोकस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की यार तुम और मैं अलग है, हमारी सोच अलग है, टू उल्टा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स की, ठीक है यार साथ आओ, दोनों को पावर मिलेगी, राइट। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है that most parties of NDA did not agree with Hindutva ideology of the BJP, लेकिन they were still part of the NDA, right? Yet they came together to form a government and remain in power for a full term. Clear? So these are the 4 points of growing consensus. बहुत important है, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है CBSE। एक बार लास्ट में जो हमारा एडेड टॉपिक है NDA 3 और 4 वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा रेलेवेंट है, आपका एक थोड़ा समझ हो जाएगी क्योंकि कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं। सो मई 2014 के जो इलेक्शंस है, 2014 में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जिसमें बीजेपी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द वोट्स और सीट्स वोट्स ले आती है। आफ्टर नियरली 30 इयर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स 2014 में ऐसा होता है, राइट। सो बीजेपी लेड कोलिशन was called NDA 3 in the year 2014. NDA 4 आता है 2019 के इलेक्शंस में, ठीक है, राइट। चलिए, सो this was not only steered by national party BJP, लीडर तो थी ही थी बीजेपी, लेकिन it was also dominated, सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट्स बीजेपी के थे with an absolute majority of its own in लोकसभा। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो बीजेपी के एनीवे विदाउट द कोलिशन आ गए थे। सो दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड अ सरप्लस मेजॉरिटी कोलिशन। टॉकिंग अबाउट 2019 लोकसभा इलेक्शंस, 17th सिंस इंडिपेंडेंस, 70वें इलेक्शंस जो है, दे अगेन ब्रॉट बैक बीजेपी लेड NDA 4 टू द सेंटर, राइट। 4th टाइम NDA आई तो NDA 4 बोल दिया। 350 सीट्स आउट ऑफ 543 जो है बीजेपी ने NDA गवर्नमेंट ने जीती, जिसमें से 303 बीजेपी की खुद की थी, राइट।
बहुत बढ़िया सक्सेस मिली। सोशल साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड इक्वेटिंग द कंटेम्पररी पार्टी सिस्टम विद द बीजेपी सिस्टम। जैसे कांग्रेस सिस्टम बोला पहले, उस सेंट्रलिटी वाले सिस्टम को अब बीजेपी सिस्टम बोलते हैं, राइट। सो these were the most recent political results. क्लियर, परफेक्ट। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कवर होता है, कंप्लीट होता है। एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की यहाँ पे कवर की गई है। सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।